हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आयोनिक इक्विलिब्रिया पार्ट 8 में आयोनिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। आयोनिक स्ट्रेंथ मीन्स आयोनिक सामर्थ्य किसे कहते हैं। द आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इज द मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द आयन्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मीन्स किसी भी विलयन की आयनिक सामर्थ्य या आयोनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन में उपस्थित सभी आयन्स के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मापक है। अगर हम इसे डिफाइन करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि आयोनिक स्ट्रेंथ इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स obtained by multiplying the molality of each ion present in solution by the square of its valency। सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन में उपस्थित प्रत्येक आयन की मोलैलिटी यानी मोललता और उसकी संयोजकता के वर्ग के गुणनफल मीन्स स्क्वायर ऑफ इट्स वैलेंसी के योग की आधी होती है। जैसे हम यहाँ पर इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से देख सकते हैं कि म्यू यहाँ पर आयोनिक स्ट्रेंथ है। आयोनिक स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है? प्रत्येक आयन की मोलैलिटी। जैसे किसी एक आयन की मोलैलिटी को हमने M1 लिखा है, दूसरे की M2, तीसरे की M3 है। इस प्रकार से मोलैलिटी ऑफ ईच आयन उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्क्वायर ऑफ इट्स वैलेंसी, उसकी जो संयोजकता है उसके वर्ग, इन दोनों के गुणनफल यानी हर आयन की मोलैलिटी और उसकी वैलेंसी का स्क्वायर, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें। इसी प्रकार दूसरा सपोज सेकेंड आयन है M2 जिसकी मोलैलिटी है, वैलेंसी Z2 है और इसको हमने स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया। तो इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका हम सम करेंगे, यानी प्रत्येक जो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म प्राप्त होती है उसको हम जोड़ देंगे, योग कर देंगे उसका, और उसके गुणनफल के योग की आधी होती है। दिस इज द आयोनिक स्ट्रेंथ इज द हाफ ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स obtained by multiplying the molality of each ion present in solution by the square of its valency। तो इसी चीज़ को हमने इस प्रकार से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। म्यू इक्वल टू, हम इन जनरल बात करें तो हाफ समेशन कर देंगे Mi और Zi स्क्वायर। तो यहाँ आप देखिए आयोनिक स्ट्रेंथ म्यू इज द आयोनिक स्ट्रेंथ एंड M1, M2, M3 etc. आर द molality of the different ions and Z1, Z2 and Z3 are the valencies of that ion respectively। तो इस प्रकार से अगर प्रत्येक आयन की मोलैलिटी को हम Mi से रिप्रेजेंट करें और उसकी वैलेंसी को Zi से रिप्रेजेंट करें तो Mi मल्टीप्लाई बाय Zi स्क्वायर, और इसका हम क्या कर दें, इसका समेशन कर दें, सम कर देते हैं और उसके योग की आधी हो गई है। तो इस प्रकार से हम आयोनिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे। It should be noted that ionic strength is the property of solution, not of a particular ion present in solution। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आयोनिक जो स्ट्रेंथ होती है वो सॉल्यूशन का गुण है, न कि सॉल्यूशन में उपस्थित प्रत्येक या किसी आयन विशेष का गुण है। ये एक विलयन का गुण है, एक सॉल्यूशन का गुण है, किसी आयन विशेष का गुण नहीं होती है। इन 1921 लुइस और रेंडॉल ने आयनिक स्ट्रेंथ के विचार का सुझाव सबसे पहले दिया और उन्होंने क्या बताया कि इन हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशंस द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट विल बी द सेम इन ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द सेम आयनिक स्ट्रेंथ। मीन्स जितने भी अत्यंत तनु विलयन होते हैं, हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट समान आयोनिक स्ट्रेंथ के सभी सॉल्यूशन में समान होता है या बराबर होता है,
और इसी स्टेटमेंट को हम लुईस रेंडॉल का कथन भी कहते हैं, या इसको आप लुईस रेंडॉल रूल के नाम से भी जानते हैं कि किसी भी अत्यंत अणु विलयन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का माध्य सक्रियता गुणांक समान आयनिक सामर्थ्य के सभी विलयनों के लिए बराबर होता है। तो कभी कभी आपको एक छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द लुईस रेंडॉल रूल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट क्या था। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है और हम आयनिक स्ट्रेंथ को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो आयनिक स्ट्रेंथ के पार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो आज हम कैलकुलेशंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि किस प्रकार से कोई न्यूमेरिकल अगर आपको आता है एग्ज़ाम में, तो आपको अगर पूछा जाता है कि इसकी आयनिक स्ट्रेंथ निकालिए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम एक एक करके समझेंगे कि फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर कि कैलकुलेट आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस। अब इसमें हमें 4 क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। सबसे पहला दे रखा है कि हमें अगर 0.125 मोलल KCl दे रखा है तो आयोनिक स्ट्रेंथ आप कैसे निकालोगे। सेकेंड में अगर 0.25 मोलल K2SO4 है तो कैसे निकालेंगे। 0.2 मोलल बेरियम क्लोराइड है तो हम कैसे निकालेंगे। और एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 2 प्रकार के सॉल्ट मिला दिए गए हैं, जिसमें NaCl है 0.01 मोलल और इसी प्रकार से सोडियम सल्फेट है 0.2 मोलल। तो इन चारों टाइप की क्वेश्चंस में ये चारों क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन हर एक क्वेश्चन को आप सोल्व करते जाइए तो आपको कंप्लीट कैलकुलेशन समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे 0.125 मोलल KCl की। तो आपको ये फॉर्मूला पता ही है, म्यू इक्वल टू हाफ m1z1 स्क्वायर या mi/zi², हम इसको इन जनरल लिख सकते हैं। तो आपको KCl के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ आयंस कितने प्रेजेंट है KCl में। KCl में K+ और Cl- करके ये आयोनाइज्ड होता है। तो K+ आयंस है और Cl- आयंस है, तो जितने आयंस प्रेजेंट होते हैं उसी के अनुसार हम M1, M2, M3 आदि वैल्यूज़ डिसाइड करेंगे। तो KCl के लिए M1 की वैल्यू होगी K के लिए और Cl के लिए होगी M2 की वैल्यू। अगर दोनों की नंबर बराबर है, जैसे K भी 1 है और Cl भी 1 है, तो हम M1 की वैल्यू सिंपल 0.15 लिखेंगे K के लिए और Cl के लिए M2 की वैल्यू भी 0.15 लिखेंगे। अब यहाँ पे आती है वैलेंसीज की बात। तो आप जानते हो K+ होता है Cl- होता है, तो वैलेंसीज भी Z1 की 1 और Z2 की 1 हो जाएगी। तो हम आयनिक स्ट्रेंथ म्यू इक्वल टू निकालते हैं हाफ M1, देखिए Z1 स्क्वायर प्लस M2 Z2 स्क्वायर और 0.15। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो आप आसानी से आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कब? जब किसी भी सॉल्ट का हमें उसकी कितनी मोललिटी है वो दे रखी होती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए 0.25 मोलल K2SO4 के लिए। अब बिल्कुल सिंपल है ये भी, यहाँ भी आप आयंस देखेंगे K+ आयन है और सल्फेट आयन है, बट पोटेशियम जो आयन है उसकी संख्या कितनी है, 2 है। तो जितनी नंबर होती है उसको हम उसकी मोललिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर M1 होगा फॉर K और M2 होगा फॉर SO4। तो K चूँकि K2 है यहाँ पर, इसलिए 0.25 इंटू आप 2 कर देंगे। बस ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि K अगर KCl में सिर्फ दोनों एक एक थे तो हमने M1 की वैल्यू डायरेक्टली 0.15 रखी, लेकिन K2SO4 में K की वैल्यू कितनी है 0.25, बट 2 है इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी प्रकार से जो सल्फेट होगा उसके लिए हम M2 निकालेंगे। तो M2 सल्फेट है तो एक ही आयन है तो 0.25 हो जाएगा। Z1 पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है और Z2 मीन्स सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है इसलिए प्लस माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता।
तो Z1 की हम सिंपली 1 लिख सकते हैं और Z2 की हो जाएगी 2। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे, फिर तो उसको सॉल्व करेंगे तो आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में क्या किया है कि 0.2 मोलल BaCl2। अब यहाँ पर जो कैटायन है वो तो एक है, लेकिन एनायन 2 हो गया। तो बेरियम के लिए सिंपल 0.2 आ जाएगा, लेकिन Cl क्योंकि वहाँ पे नंबर कितना है 2 है, इसलिए एनायन 2 होने की वजह से हम इसको M2 इंटू 0.2 कर देंगे। तो ये हो गया 0.2 मोलल BaCl2 के लिए द चार्ज ऑन कैटायन इज 2 एंड देयर नंबर इज 1 वाइल चार्ज ऑन एनायन इज 1 एंड देयर नंबर इज 2। हेंस ये वैल्यूज़ आप सब देख लीजिए। बेरियम का 2+ होता है तो Z1 2 हो जाएगा और Z2 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे हाफ M1 Z1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 Z2 स्क्वायर से। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या था। ये देखिए ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलल NaCl और 0.2 मोलल Na2SO4। अब देखिए यहाँ पर दो सॉल्ट है, उनको मिक्स किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ आयंस कितने प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। तो देखिए सोडियम यहाँ भी है और सोडियम यहाँ भी है, तो नंबर ऑफ आयंस एक तो सोडियम हो जाएगा M1 सोडियम के लिए लिख देंगे हम, देन Cl के लिए M2 कर देंगे, देन SO4 के लिए हम M3 कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें M1 दोनों जो सोडियम के आयंस हैं उसको हम सोडियम के लिए हम M1 कैलकुलेट करेंगे, फिर हम Cl के लिए M2 कैलकुलेट करेंगे और सल्फेट के लिए हम M3 कैलकुलेट करेंगे। तो जो सोडियम होगा सॉल्यूशन एक तो 0.01 मोलल सोडियम है। तो देखिए यहाँ पर सोडियम एक ही है तो हम 0.01 कर लिखेंगे, सिर्फ इंटू 1 ही होगा यहाँ पर। बट जो यहाँ सोडियम है Na2 है तो यहाँ पर 2 इंटू 0.2 करना है हमें। NaCl 0.01 है बट Na2SO4 0.2 है। तो इस तरीके से हमें जब M1 निकालना होगा तो यहाँ जो सोडियम प्रेजेंट है उसे प्लस यहाँ जो सोडियम प्रेजेंट है उसे हम ऐड कर देंगे, बट उसके नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ नंबर 1 है, यहाँ पर नंबर 2 है। तो इस प्रकार से दोनों को हम ऐड करके लिखेंगे। देखिए इसमें देखिए यहाँ पे हमने सोडियम के लिए फाइंड आउट किया। तो M1 कितना हो जाएगा, NaCl के लिए 0.01 था बट Na2SO4 के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.2। तो टोटल हम इस प्रकार से 0.41 कर लेंगे। बाकी सिंपल है, Cl चूँकि एक ही जगह था NaCl में तो 0.01 हो जाएगा और सल्फेट आयन जो होगा वो भी केवल Na2SO4 में प्रेजेंट था तो M3 की वैल्यू 0.2 हो जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये वाली बात है। सोडियम आयन्स को आप किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे वो इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि NaCl भी प्रेजेंट था और Na2SO4 भी प्रेजेंट था। दोनों की मोलैलिटी जो है वो डिफरेंट थी, तो वहाँ पर हमें उसकी नंबर से मल्टीप्लाई करके टोटल मोलैलिटी फाइंड आउट करनी होगी सोडियम की। Z1 आप जानते हैं सोडियम के लिए Z1 1 हो जाएगा, क्लोराइड के लिए Cl- के लिए Z2 1 होगा और सल्फेट के लिए Z3 की वैल्यू 2 हो जाएगी। बस फिर तो आपको M1 Z1 स्क्वायर प्लस M2 Z2 स्क्वायर प्लस M3 Z3 स्क्वायर, ये सब आप इसको ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका 0.61 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ आप देखिए क्वेश्चन और दिया हुआ है, कैलकुलेट द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। 0.2 M Na3PO4 है। देखिए सोडियम Na3PO4 है यहाँ पर, और सेकेंड में दे रखा है ये मिक्सचर दिया हुआ है दोनों का NaCl प्लस Na2SO4। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 0.2 M Na3PO4 है तो Na3 द चार्ज ऑन कैटायन इज 1, सोडियम का चार्ज 1 होगा और द नंबर इज 3, क्योंकि Na3 है तो 3 हो गया। एंड चार्ज ऑन द एनायन इज 3, PO4 3- होता है तो
अनायन का जो चार्ज होगा 3 हो जाएगा, बट इट्स नंबर इज़ 1। तो इस तरीके से Na+ हो जाएगा M1 के लिए, तो 3 इंटू आप Z1 कर देंगे, ये 3 इंटू 0.2 M1 हो गया, और Z1 सोडियम है तो 1, फॉस्फेट है तो यहाँ पर M2 की वैल्यू होगी 0.2, क्योंकि नंबर एक ही है इसलिए हम डायरेक्ट M2 की वैल्यू लिखेंगे, और Z2 की जो वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी। इस प्रकार से M1 Z1 स्क्वायर प्लस M2 Z2 स्क्वायर वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 1.2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 0.1 m NaCl और 0.2 m Na2SO4 है। तो ये शायद वही क्वेश्चन है, वैसा ही है जो अभी हमने किया था। 0.1 है यहाँ पर, और सोडियम के लिए हम निकाल लेंगे, तो 0.1 NaCl में प्लस 2 इंटू 0.2 यानी Na2SO4 के लिए, तो इस प्रकार से हमें 0.5 मिल जाएगी वैल्यू किसकी, सोडियम की, और Z1 1 हो जाएगा। Cl- के लिए आप निकालेंगे तो M2 की वैल्यू केवल क्योंकि Cl सिर्फ NaCl में ही है तो 0.1 हो जाएगा, और Z2 की वैल्यू 1, वैलेंस इसकी 1 होगी। सल्फेट है जो Na2SO4 में है, तो यहाँ पर सिंपल 0.2 करेंगे और Z2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से सभी आयंस की हमने मोलैलिटी को हमने उसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई किया, और इस प्रकार हमें ये देखिए, ये हमें आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, हाफ M1 Z1 स्क्वायर M2 Z2 स्क्वायर प्लस M3 Z3 स्क्वायर से, और ये वैल्यूज़ आपने सारी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, पुट की हैं, और उसके आधार पर हमें जो आंसर मिलेगा वो हाफ 0.7, तो आयनिक स्ट्रेंथ 0.7 हमें प्राप्त हो जाएगी। केवल आपको समझने की ज़रूरत है कि टाइप ऑफ आयंस जो होंगे वो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में से जितने भी टाइप ऑफ आयंस हैं उनको आप निकालिए, उसके आधार पर जितने टाइप ऑफ आयंस होंगे उसी के अकॉर्डिंग M1 M2 M3 की वैल्यूज़ होंगी, और उसकी नंबर से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलें। जितनी संख्या होगी उसको हम उसकी मोलैलिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और इस प्रकार से हम, अगर आप आयंस की मोलैलिटी को सही तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको आयनिक स्ट्रेंथ निकालना बहुत आसान हो जाएगा, और बहुत सही तरीके से आप आयनिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज हमने आयनिक स्ट्रेंथ पढ़ा, और इसकी डेफिनेशन, उसका जो आयनिक स्ट्रेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स हमेशा आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो आपको कंप्लीट ज़रूर करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हाँ बेटा, हो गया।